मैं सज्जन सिंह यादव, सहायक आचार्य इतिहास, राजकीय महाविद्यालय कोटपूतली। प्रिय विद्यार्थियों, बीए पार्ट फर्स्ट ईयर इतिहास विषय के विद्यार्थियों हेतु प्रस्तुत वीडियो का विषय है सैंधव सभ्यता का एक प्रमुख स्थल मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो, जिसका सिंधी भाषा में अर्थ मृतकों का टीला होता है, की खोज सर्वप्रथम 1922 ईस्वी में राखलदास बनर्जी ने करके इसके पुरातात्विक महत्व की ओर विद्वानों का ध्यान आकर्षित किया। 1922 से 1930 ईस्वी तक सर जॉन मार्शल के निर्देशन में यहाँ उत्खनन कार्य हुआ। हड़प्पा के समान मोहनजोदड़ो में भी नगर के पश्चिमी भाग में एक दुर्ग का निर्माण किया गया था। मोहनजोदड़ो के अवशेष हड़प्पा के अवशेषों की अपेक्षा अधिक सुरक्षित दशा में हैं। यहाँ जो अवशेष हमें प्राप्त हुए हैं उनमें सबसे प्रमुख जो अवशेष है वो है व्रत स्नानागार के। व्रत स्नानागार मोहनजोदड़ो का सर्वाधिक उल्लेखनीय स्मारक है, जो उत्तर से दक्षिण तक 180 फीट तथा पूर्व से पश्चिम तक 108 फीट के आकार में बना हुआ है। इसके केंद्रीय खुले प्रांगण के बीच जलकुंड या जलाशय बना है। यह जलाशय 39 फीट लंबा, 23 फीट चौड़ा और 8 फीट गहरा है। इस जलाशय में उतरने के लिए उत्तर तथा दक्षिण दिशाओं में सीढ़ियां बनी हुई हैं। जलाशय की फर्श पक्की ईंटों की बनी है। फर्श तथा दीवार की जुड़ाई के लिए जिप्सम का प्रयोग किया गया है। बाहरी दीवार पर बिटुमेन का 1 इंच मोटा प्लास्टर किया गया है। जिप्सम तथा बिटुमेन जलाशय को सुदृढ़ बनाते हैं। विशाल स्नानागार के दक्षिण पश्चिमी छोर पर एक नाली थी, जिसके द्वारा इसके पानी की निकासी की व्यवस्था होती थी। जलाशय में के 3 ओर बरामदे और उनके पीछे कई कमरे तथा गैलरियां बनी हुई हैं। इन्हीं में से एक कमरे में ईंटों की दोहरी पंक्ति से बनाया गया कुआं था, जिससे स्नानागार में पानी भरा जाता था। प्रत्येक कमरे में ईंटों की बनी हुई सीढ़ी मिलती हैं, जिससे ये अनुमान लगाया जाता है कि इनके ऊपर दूसरी मंजिल भी रही होगी। व्रत स्नानागार के उत्तर में छोटे स्नानागार बने हैं। संभवतः व्रत स्नानागार सामान्य जनता के लिए था तथा इसका उपयोग धार्मिक समारोह के अवसर पर किया जाता था। इससे यह सूचित होता है कि सैंधव सभ्यता में धार्मिक कार्यों के लिए, शरीर संस्कार के लिए स्वच्छता का अत्यंत ऊंचा आदर्श रहा होगा। मार्शल ने इसे तत्कालीन विश्व का एक आश्चर्यजनक निर्माण बताया है। डॉक्टर डी कोशाम्बी व्रत स्नानागार की तुलना कालांतर में संस्कृत ग्रंथों में अनेक से वर्णित पुष्कर अथवा कमल ताल से करते हैं, जो धार्मिक संस्कार से संबंधित स्नान तथा शुद्धिकरण के अलावा राजाओं और पुरोहितों के अभिषेक के लिए आवश्यक माने जाते हैं। विशाल स्नानागार के बाद जो प्रमुख अवशेष जो मिले हैं वो अन्नागार के हैं। यह स्नानागार के पश्चिम में स्थित हैं और इसका जो चबूतरा था वो 1.52 मीटर ऊंचाई का बना हुआ था, जो पूर्व से पश्चिम में 45.72 मीटर लंबा तथा उत्तर से दक्षिण में 22.86 मीटर चौड़ा है। इसका ऊपरी ढांचा, जो शायद बांस का बना हुआ था, अब नष्ट हो गया है। इसे व्हीलर महोदय ने अन्नागार बताया है। इसमें ईंटों के बने हुए विभिन्न आकार के 27 प्रकोष्ठ मिले हैं। अन्नागार में हवा जाने के लिए स्थान बनाए गए थे। उसके उत्तर की ओर
एक चबूतरा है जो अनाज रखने तथा निकालने के समय उपयोग में लाया जाता होगा। अन्नागार का सुदृढ़ आकार प्रकार, हवा आने जाने की व्यवस्था तथा इसमें अन्न भरने की सुविधा निस्संदेह उच्च कोटि की थी। विद्वानों का विचार है कि यह राजकीय अन्नागार था जिसमें जनता से कर के रूप में वसूल किया गया अनाज रखा जाता था। मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यताओं में भी इस प्रकार के अन्नागार प्राप्त हुए हैं। एक अन्य अवशेष जो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं, जिसे विद्वानों ने पुरोहित आवास की संज्ञा दी है। ये वृत्तसेनागार जो है उसके उत्तर पूर्व में 70.1 गुणा 23.77 मीटर के आकार में बना हुआ था। इसमें 10 मीटर का वर्गाकार प्रांगण, 3 बारामदे तथा कई कमरे बने थे। कुछ की फर्श पक्की ईंटों से बनाई गई थी। इस भवन के विशाल आकार प्रकार तथा सेनागार से इसकी निकटता को देखते हुए यह अनुमान किया जाता है कि संभवतः यहाँ प्रधान पुरोहित अपने सहयोगियों के साथ निवास करता था। संभव है यहाँ पुरोहितों का विद्यालय भी स्थित रहा हो। एक अन्य भवन के अवशेष भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं जो दुर्ग के दक्षिण में स्थित था और उसका आकार 27 गुना 27 मीटर का था। इसे सभा भवन कहा गया है। इसमें ईंटों के 22 चौकोर स्तंभों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। इनकी 4 कतारें हैं और प्रत्येक कतार में 5-5 स्तंभ लगे हैं। मुख्य प्रवेश द्वार उत्तर की ओर था। संभवतः इन स्तंभों पर भवन की छत टिकी हुई थी। इस प्रकार यह स्तंभों वाला भवन था। भवन के भीतर बैठने के लिए चौकियां बनाई गई थी। मैके का विचार है कि यहाँ कोई बाजार लगता था, लेकिन ज़्यादा संभावना यही है कि यह भवन जो था इसका उपयोग सार्वजनिक सभाओं के लिए किया जाता होगा। मोहनजोदड़ो की जो प्रमुख विशेषता है वो उसकी सड़कें थी। मोहनजोदड़ो की जो मुख्य सड़क है वो 9.15 मीटर चौड़ी थी, जिसे पुरातत्वविदों ने राजपथ कहा है। अन्य सड़कों की जो चौड़ाई थी वो 2.75 मीटर से लेकर 3.66 मीटर तक थी। गलियां 1.80 मीटर तक चौड़ी होती थी। सड़कें सीधी दिशा में एक दूसरे को समकोण पर काटती हुई नगर को अनेक वर्गाकार अथवा चतुर्भुजाकार खंडों में विभाजित करती थी। सड़कें मिट्टी की बनी थी, किंतु इनकी सफाई की अच्छी व्यवस्था थी। इस पर कूड़ा करकट एकत्र करने के लिए स्थान स्थान पर गड्ढे खोदे जाते थे अथवा कूड़ा पात्र रखे जाते थे। हड़प्पा की सड़कों के किनारे इस प्रकार के गड्ढे बने हुए मिलते हैं। मोहनजोदड़ो की एक सड़क के दोनों किनारों पर चबूतरे बने हुए मिलते हैं। संभवतः इन पर बैठकर दुकानदार वस्तुओं की बिक्री किया करते थे। प्रत्येक खंड में भवन होते थे। अधिकांश भवनों में निजी कुएं व स्नानागार होते थे। नगर में नालियों की सुंदर व्यवस्था थी। प्राय प्रत्येक सड़क तथा गली के दोनों ओर पक्की नालियां बनाई गई थी, जिनसे होकर नगर का गंदा पानी निकल जाता था। किसी किसी स्थान पर बड़ी नालियों के बीच में गड्ढे बना दिए जाते थे, जिनमें नाली का कूड़ा कचरा एकत्र होता था। बड़ी नालियों को पत्थर की पट्टियों से ढक दिया जाता था। मकान के कमरों, रसोई, स्नानागार, शौचालय आदि सभी से निकलकर नालियों की एक बड़ी नाली में निकालकर इन नालियों को एक बड़ी नाली में जोड़ दिया जाता था। फिर वह बड़ी नाली सार्वजनिक नाली में मिलती थी। इन नालियों में स्थान स्थान पर मेन होल बने हुए थे। इन्हें बड़ी बड़ी ईंटों से ढका जाता था, जिन्हें हटाकर नाली को साफ किया करते थे। प्रस्तुत वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।